बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूसुल कुरान चैनल के अंदर आप सबका इस्तकबाल है और मैं मोहम्मद ज़ियाउल हक़ अबरारी। और आज के इस दर्स में और आज के इस लेसन में हम इंशाअल्लाह हुरूफ़ तहज्जी के बक़िया जो हुरूफ़ हैं वो सीखेंगे। जिस तरह से हमने पिछली क्लास में सीखा था, पिछले दर्स में हमने जो 4 हुरूफ़ सीखे थे, उसके बाद वाले हरूफ जो हैं वो आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह सीखेंगे। तो चलिए हम अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاة। محترم नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में पिछले दर्स में सीखा था कि हरूफ तहज्जी की बुनियादी 4 हरूफ जो कि हैं अलिफ, बा, ता, सा। उम्मीद है कि आप लोगों ने इन 4 हरूफ को अच्छे से समझ लिया होगा और अच्छे से जिस तरह से अदायगी करने का तरीक़ा है वो आपने सीख लिया होगा। तो चलिए आज के दर्स में हम लोग सीखेंगे कि उसके बाद वाले जो हरूफ हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं कि जो हर्फ बना हुआ है ये इसको कहा जाता है जीम। जीम, ये जीम की शक्ल है। अब इसको गौर से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये जिम किस तरह से लिखा हुआ है। अब जिम के नीचे जो है एक नुक्ता हुआ करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिम के नीचे एक नुक्ता बना हुआ है, इसको कहते हैं जिम। जिम को अदा करने का क्या तरीका है? तो जिम को इस तरह से आप अदा कर सकते हैं, जीम। जीम जो ज़बान है वो ऊपर के तालु से मिल करके अदा होता है, जीम। इस तरह से थोड़ा सख्ती भी होती है इसके अंदर, यानी जब आप जिम को पढ़ेंगे तो इसके पढ़ने में थोड़ी सी सख्ती होगी। जीम, जीम। अब आगे बढ़ते हैं और आगे दूसरा हर्फ जो है जिम के बाद वो है हा। ये जो हा है, हा भी जिम ही की तरह है। फ़र्क इतना है कि जिम के नीचे एक नुक्ता था, लेकिन हा को यहाँ पे कहीं भी नुक्ता ऊपर ना नीचे, कहीं भी नुक्ता आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नुक्ते से खाली होता है, हा जो है वो नुक्ते से खाली होता है। अब इस हा को कैसे अदा करेंगे, ये जिसका जो तलफ़ुज़ है वो किस तरह से है? तो बेसिकली हा जो है वो हरूफ हलक़ी में से है, यानी हरूफ हलक़ी वो कुल 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। तो ये हा जो है वो भी एक हरूफ हलक़ी में से, हलक़ से निकलने वाले हरूफ में से हैं। और जो दरमियानी हलक़ है उससे निकलता है हा। जो बिगिनर्स होते हैं और बुनियादी तालिब इल्म होते हैं उन लोगों के लिए ये थोड़ी सी शाक होती है, इसको अदा करने में उनको मुश्किल पैदा होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, और इस पर अगर मेहनत करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छे तरीक़े से आप इसको अदा कर सकते हैं। तो इसको जो अदा करने का सही तरीक़ा है वो है हा। हा। तो अगले हर्फ की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं और अगला हर्फ जो है वो क्या है? इसके बाद जो होता है वो है खा। खा, ये जो हर्फ है खा, ये भी जीम और हा ही की तरह मिलता जुलता है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसका जो नुक्ता है वो ऊपर की जानिब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खा के ऊपर एक नुक्ता हुआ करता है, जीम के नीचे एक नुक्ता, हा खाली, यानी हा के ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, और खा के ऊपर एक नुक्ता हुआ करता है। तो आप समझ गए होंगे कि खा जो है वो किस तरह से हुआ करता है, उसकी शक्ल किस तरह से होती है। तो अब बात करते हैं कि खा को जब पढ़ेंगे, खा को अदा करेंगे, इसका तलफ़ुज़ क्या है बेसिकली। तो खा को जब अदा करते हैं तो मैंने हा में जिस तरह से कहा कि ये हरूफ हलक़ी में से है, कि हलक़ से निकलने वाले हरूफ में से हैं, इसी तरह खा भी जो है वो हलक़ से निकलने वाला एक हर्फ है। अब बात करते हैं कि खा को अदा करने में गलतियाँ कहाँ होती हैं, तालिब इल्म, नया तालिब इल्म कहाँ पर गलती करता है। तो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे करते हैं कि खा को जब अदा करते हैं तो वो खा के बजाय क़ा पढ़ते हैं उसको, ठीक है। जैसा ये खा है, मैं आपको अंग्रेज़ी में यहाँ पर समझाता हूँ, खा, ठीक है। बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि इस खा को क़ा पढ़ देते हैं, ठीक है, इस तरह से क़ा पढ़ देते हैं, जिसकी वजह से जो खा का तलफ़ुज़ है वो बिल्कुल भी अदा नहीं होता, ठीक है। कुरान के अंदर
اس طرح سے اگر حروف کو ایک دوسرے حرف سے اگر تبدیل کریں گے، چینج کریں گے، تو بسا اوقات جو ہے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور معنی کی تبدیلی کی وجہ سے بجائے اس کے کہ ثواب ملے وہاں پر گناہ ملتا ہے۔ تو اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں کہ خا کو قاف سے ہرگز تبدیل نہ کریں، ٹھیک ہے؟ خا کو خا پڑھیں اور قاف کو قاف پڑھیں، قا پڑھیں، لیکن خا کو قا نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس بات کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آج کے درس میں ہم نے 3 حروف سیکھے ہیں، جیم، ہا، خا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیم کی جو شکل ہے وہ اور جیم ہا خا کی تینوں شکلیں ایک جیسی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیم بھی ویسا ہی ہے، ہا بھی ویسا ہی ہے، اور خا بھی ویسا ہی ہے۔ فرق یہ ہے ان تینوں کے اندر نقطوں کا فرق ہے کہ نقطے کس میں کیسے ہیں۔ تو اگر نقطہ نیچے کی جانب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جیم کہلاتا ہے۔ اگر نقطہ نہیں ہے، کوئی بھی نقطہ اگر نہیں ہے تو وہ ہا کہلاتا ہے۔ اگر نقطہ اوپر کی جانب ہے، ٹھیک ہے، اوپر کی جانب اگر نقطہ ہے تو وہ خا کہلاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تینوں حروف اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، جیم، ہا، خا کی پہچان اچھے سے ہو گئی ہوگی، اور جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے اس کی پریکٹس کریں، اور صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح مخارج کے ادائیگی کرتے ہوئے اس کی پریکٹس کریں، تو انشاءاللہ یہ جو حروف ہیں وہ اچھے سے ادا ہوں گے، وہ اچھے سے سمجھ میں آئیں گے، وہ اچھے سے پڑھے جائیں گے۔ چلیے پھر آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات کریں گے اگلے درس میں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ درس کافی اچھا لگا ہوگا اور بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کچھ بھی ڈاؤٹ ہے، کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم وہاں پر آپ کا ریپلے ضرور دیں گے۔ تو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں، اور جاتے ہوئے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اسی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلے درس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔